हमारे समाज में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। ये रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका होता है और इसी डोर में कहीं अविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपका रिश्ता कमजोर पड़ने वाला है या फिर टूटने की कगार पर होता है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होता है। अविश्वास जागृत हो जाता है और लगातार बढ़ता जाता है और ये रिश्ता टूटता ही नहीं है बल्कि एक ऐसी घटना का रूप ले लेता है जिसमें एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और जीवन बर्बाद होने के बाद जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों ने सुनी, पढ़ी और जानी, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर पुलिस भी ऐसा कार्य कैसे कर सकती है। अगर पुलिस ने ये कार्य किया भी तो इतनी बड़ी गलती पुलिस से कैसे हो सकती है। आज की जो कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है आजमगढ़, उसी के अंतर्गत एक कोतवाली आती है जहानपुर। वहीं पर एक गांव लगता है मसोना। मसोना का निवासी दीपू, जो उसकी उम्र 24 साल होती है, जेल से करीब 13 महीने छूटने के बाद ना ही वो रिश्तेदारों से मिलता है ना ही घर जाता, वो सीधे कोतवाली पहुंच जाता है। कोतवाली में जाने के बाद सिर्फ इंस्पेक्टर से मिलता है। इंस्पेक्टर से कहता है कि साहब, रोते गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि साहब, मेरी पत्नी गायब हो गई है, मैंने मर्डर नहीं किया है, मेरी बात का विश्वास करो। लेकिन इंस्पेक्टर नया था, वो दीपू को नहीं जानता था। तभी उसने अपने सहायक को बुलाया और उससे जानने की कोशिश की। जैसे ही सहायक ने पूरी कहानी बताई तो इंस्पेक्टर ने उसको डांटते फटकारते हुए वहां से भगा दिया। अब दीपू वहां से चला आता है। जब दीपू वहां से चला आता है तो एक ही सप्ताह अभी बीता था तो दीपू दोबारा से फिर पहुंच जाता है। जैसे ही दीपू उस इंस्पेक्टर के सामने पहुंचता है तो इंस्पेक्टर तुरंत ही उस दीपू को पहचान लेता है और पहचानते ही फिर दोबारा से फटकार लगाकर वहां से भगा देता है। अब जैसे ही दीपू वहां से भागता है, लेकिन यह प्रक्रिया एक नहीं, दो नहीं, करीब धीरे धीरे 3 से 4 महीने चलती रहती है। दीपू रोज कोतवाली में जाता है और एक कोने में बैठकर रोते गिड़गिड़ाते अपनी मदद की फरियाद लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी वहां पर सुनने वाला नहीं था। अब कोतवाली भी उसको अनदेखा कर देती थी कि वो काफी दिनों से आकर गिड़गिड़ाता था। जो कोई भी पुलिस वाला निकलता था उससे अपनी फरियाद करता था और उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। तभी एक दिन एसआई चंद्रशेखर यादव की नजर उन पर पड़ जाती है और चंद्रशेखर यादव जी उससे दीपू से पूछते हैं कि बेटा क्या दिक्कत है, तुम दीपू यहाँ आकर रोज क्यों बैठ जाते हो, क्या समस्या है। तभी दीपू रोग आकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है और अपनी कहानी को इस तरह सुनाता है कि इस पर एसआई चंद्रशेखर को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। जब एसआई चंद्रशेखर को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है तो उसको वो भरोसा दिलाकर वहां से भेज देते हैं और कहते हैं मैं जांच पड़ताल करूंगा। लेकिन चंद्रशेखर यादव इतने अच्छे आदमी थे, वो तुरंत ही जांच पड़ताल में लग जाते हैं। जब जांच पड़ताल में लग जाते हैं तो उधर अपनी प्रक्रिया वो चालू करते हैं। दरअसल 2019 में ही दीपू की शादी हो चुकी थी। दीपू अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश था। दीपू की शादी जो हुई थी, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ, उसी के अंतर्गत एक थाना लगता है घोसी। घोसी के अंतर्गत की एक लड़की होती है जिसका नाम रुचि होता है। उसी के साथ 11 मार्च 2019 को दीपू के साथ शादी हो जाती है और वो उसको साथ विदा करके घर ले आता है। अब उनकी जिंदगी अच्छी खासी कट रही थी। दीपू अपना सब्जी बेचकर गुजारा कर लिया करता था, गर्मियों में गन्ने का जूस बेचा करता था, लोगों को पिलाता था, उससे पैसा कमाकर अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था। परिवार भी बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ 3 महीने तक ही टिक पाता है। एक दिन दीपू अपने काम से वापस लौटकर आ रहा था, तभी उसकी पत्नी किसी से बात कर रही थी फोन पर। तभी दीपू उससे पूछता है किससे बात कर रही हो, तो वो कहती है मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। तो दीपू उस फोन के बारे में पूछता है जिस फोन से वो रुचि बात कर रही थी। जब रुचि कहती है कि ये फोन मैंने उधार लिया है, मांगा है, ये फोन मेरा नहीं है, इतनी बात जैसे ही कहती है तो दीपू वहां से चला जाता। अब रुचि ने दीपू को झूठ बोलकर मामला टाल तो दिया था, बेवकूफ तो बना दिया था। दरअसल जब दूसरे दिन भी दीपू वापस आता है तो दीपू को उसकी पत्नी रुचि फिर दोबारा से बात करती हुई मिल जाती है। तो दीपू अब फिर से पूछ लेता है अब किससे बात कर रही हो। तो उसका जवाब फिर वही होता है कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। लेकिन वो अपनी माँ से बात नहीं कर रही थी, वो अपने आशिक से बात कर रही थी। लेकिन वो कभी कभी अपनी माँ से भी कर लिया करती थी। जब वो अपनी माँ से बात कर लिया करती थी तो अपनी माँ को बताया करती थी कि दीपू मुझे बहुत मारता है, मेरे ससुर मुझे प्रताड़ित करते हैं और जो मेरी जेठानी है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। इस तरह की बातें अपनी माँ को बताया करती थी। लेकिन जो वो अपनी माँ को बताया करती थी वो दीपू को नहीं बताती, और जो दीपू को बताती थी वो अपनी माँ को नहीं बताती थी, सिर्फ इधर उधर का भी बताया करती थी। अब जैसे ही उसके मायके वाले इतनी सब बातों को सुनते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। अब अपने मायके वालों को अपने ससुराल के प्रति इतना नफरत पैदा करवा देती है कि कोई भी कदम उठाया जाए तो सिर्फ ससुराल वाले ही गलत हैं। अब जैसे ही दीपू को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और दोनों के बीच में आपस में वाद विवाद शुरू हो जाता है। जब वाद विवाद शुरू हो जाता है तो ये बात पंचायत तक पहुंच जाती है। जब ये बात पंचायत तक पहुंच जाती है
तो दीपू और रुचि को पंचायत में बुलाया जाता है और पंचायत में बुलाने के बाद दीपू को ही फटकार लगा दी जाती है कि तुम रुचि को सही से नहीं रख रहे हो, उससे इस तरह की डिमांड करते हो। तो दीपू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दीपू से कहा जाता है कि तुम्हारी पहली गलती है इसलिए तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है, अगर अगली बार तुमने इस तरह की गलती की तो तुम्हारे ऊपर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह बात कहकर पंचायत उन दोनों को छोड़ देती है। अब दीपू अपनी पत्नी रुचि को लेकर सीधे मसोना आ जाता है। मसोना आने के बाद दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। जब एक ही सप्ताह अभी बीता था कि उसकी पत्नी अचानक गायब हो जाती है। जब उसकी पत्नी अचानक गायब हो जाती है तो दीपू और दीपू के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि रुचि अब घर से फरार हो चुकी थी। जब वो फरार हो जाती है तो लगातार उसकी ढूंढाई चल रही थी लेकिन वो कहीं अता पता नहीं होता है। तभी वो पास के थाने में जाता है और पास के थाने में जौनपुर में एक एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता है कि मेरी पत्नी वहां से गायब हो गई है, करीब 3.5 लाख का जेवर और कुछ नकदी रुपए लेकर अब फरार हो गई है। इतनी बात जैसे ही दीपू कह पाता तब ही उसी वक्त उसके ससुराल वाले आ जाते हैं और ससुराल वाले आते हैं तो दीपू पर संगीन आरोप लगा देते हैं। अब संगीन आरोप दीपू पर लगते हैं कि दीपू के प्रताड़ित करता था, मारता था, उसके ससुर दहेज की मांग करते थे और जेठानी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अब दीपू जो पति था, पिता राजेंद्र होते हैं और उसकी जो भाभी होती हैं जेठानी, मतलब रुचि की जेठानी बबीता, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया जाता है लेकिन पुलिस राजेंद्र और बबीता को छोड़ देती है और दीपू को जेल भेज दिया जाता है। अब दीपू के ऊपर गंभीर आरोप लग जाते हैं। जब गंभीर आरोप लगने के बाद वो जेल में करीब 13 महीने तक रहता है। एक दिन उसके पिताजी उससे मिलाई करने जाते हैं क्योंकि दीपू जेल के अंदर अक्सर रोया करता था, गिड़गिड़ाता था कि इसने क्या कर दिया, क्या किया, लेकिन उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। तभी उसके पिताजी जब मिलाई करने जाते हैं तो वो रोता है, बहुत ज़्यादा फरियाद करता है कि पिताजी मैंने मर्डर नहीं किया, वो कहीं भाग गई है या गायब हो गई है, उसको आप ढूंढ लीजिए। क्योंकि पिता पिता होता है तो पिता को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। जब पिता को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है तो वो निचली अदालत में अपील करते हैं और निचली अदालत में जब अपील करते हैं तो वहाँ से उसको जमानत नहीं मिलती है, जमानत की मंजूरी नहीं मिलती है। तो वो हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं। हाई कोर्ट में पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। उनके पास जो धंधा था वो धंधा भी बंद हो जाता है, जो काम कर रहे थे वो काम भी छूट जाता है और घर में जो जमा पूंजी बची हुई थी वो भी लगा दी जाती है और बचा हुआ खेत बाड़ी थी वो भी बेचकर दीपू को छुटाने में ही उसके पिताजी लगा देते हैं। अब वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे, अब जैसे तैसे अपने मांग कर काम चला रहे थे। तभी 13 महीने के बाद अक्टूबर में दीपू छोड़ा जाता है और दीपू जैसे ही जेल से रिहा होता है तो तुरंत ही वो सीधे थाने पहुंच जाता है। जब थाने पहुंचता है तो थाने में इंस्पेक्टर से मिलता है, इंस्पेक्टर उसे भगा देता है तो वो रोज जाने लगता है। जब रोज जाता है तो कोतवाली में एसआई चंद्रशेखर यादव की नज़र पड़ जाती है, उन्हें पूरी वारदात बताता है। वो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और मामले को संज्ञान में लेकर उसकी बीवी की खोजबीन में लग जाते हैं। जब उनकी बीवी की खोजबीन में लग जाते तो हर पहलू से जांच पड़ताल की जा चुकी थी। जब हर पहलू से जांच पड़ताल की जा चुकी थी तो अब चंद्रशेखर यादव के मन में जितने भी सवाल थे, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था और उसकी पत्नी को ढूंढने में असमर्थ थे। तभी दीपू बताता है कि वो किसी से बात किया करती थी, लेकिन अब बात किया करती थी किस नंबर से बात किया करती थी, किससे बात किया करती थी, क्योंकि उसकी पत्नी जो रुचि थी वो तो फरार हो गई थी। दीपू को इस चीज की किसी भी चीज की कोई भनक नहीं थी। चंद्रशेखर यादव के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, क्यों ना एरिया के जितने भी नंबर अलॉट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे संपर्क किया जाए। तभी वो एरिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास रुचि की फोटो लेकर पहुंच जाते हैं और बारी बारी से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, सबसे जांच पड़ताल करते हैं। करीब धीरे धीरे काफ़ी महीने बीत जाते हैं। जब काफ़ी महीने बीत जाते हैं तब उनके हाथ में एक क्लू लग जाता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर बताता है कि दरअसल ये नंबर हमारे यहाँ से लिया गया है और इस महिला ने ये नंबर मेरे यहाँ से लिया है। तब चंद्रशेखर यादव को थोड़ा सा भरोसा हो जाता है कि अब मामला सुलझने वाला ही है। तभी उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है। जब उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है, सीडीआर निकाली जाती है, तो वो इटावा के इतरौली गांव में थाना लगता है, वहां पर पाई जाती है। जब वहां पर पाई जाती है तो पुलिस चंद्रशेखर यादव को लेकर वहां पहुंच जाती है और जब वहां जाते हैं एसआई चंद्रशेखर यादव तो क्या देखते हैं, फोटो दिखाकर पूछते हैं कि ये लड़की यहाँ पर रहती है क्या। तो इटरौली के लोग बताते हैं कि हाँ ये लड़की यहाँ पर रहती है। अब वहाँ पर किसी को भी किसी चीज़ की भनक नहीं थी कि आखिर मामला क्या है। तभी वहाँ पर जब पुलिस जाकर पता करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये रुचि नाम की लड़की अपने आशिक के साथ यहाँ पर रह रही है। अब ये भनक सिर्फ उसके मामा को ही थी जिनका नाम निरंजन होता है। निरंजन को सिर्फ इतनी भनक थी
कि उसकी भांजी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, लेकिन उनको ये भी जानकारी नहीं थी कि वो इस दुनिया में है या मर चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है। तभी रुचि को पकड़कर थाने लाया जाता। थाने में लाने के बाद उससे पूछताछ की जाती। पूछताछ करने के बाद वो सब कुछ सच कबूल देती है। जब सच कबूल देती है, जब मामला सुर्खियां बटोरने लगता है, तो पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश करती है। पुलिस मामले को दबाने की कोशिश इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने एक बेगुनाह को करीब 13 महीने तक जेल में रखा, बिना जांच पड़ताल किए हुई केस में दोषी करार दे दिया। और करीब उस व्यक्ति दीपू जो 7-8 महीने तक उसी थाना में चक्कर लगाते रहा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। इस चीज को लेकर पुलिस के हाथ पैर फूलने लगते हैं और पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन जब मामले को दबाने की कोशिश करती है, दीपू रोज जाता है, तभी एक ऐसे इंस्पेक्टर जिनको सैल्यूट करने का मन करता है, सैल्यूट करने के काबिल भी हैं, चंद्रशेखर यादव जी, इस मामले को सुलझाते हैं और उस बेगुनाह को बचा लेते हैं। लेकिन दीपू उधर अपनी सास और उसके मामा के ऊपर गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज करा देता है। मुकदमा मुकदमा जब दर्ज हो जाता है, मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको भी पुलिस हिरासत में लेती है। जब पुलिस हिरासत में लेती है तो उनसे भी पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद फिर दीपू और इनके आपस में सुलह करा दी जाती है, क्योंकि अभी उनके जो ससुराल वाले दीपू के थे, उनको भी उसकी बेटी कहाँ है, रुचि कहाँ है, उनको भी किसी चीज का कोई अता पता नहीं था। दरअसल जो षड्यंत्र रचा गया था, वो सारा षड्यंत्र रचा गया था रुचि के दी द्वारा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में एक ऐसी जागरूकता लाने का था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर थाने में करप्शन एक अलग ही रूप ले चुका है, लेकिन हर थाने में अगर एक ऐसा चंद्रशेखर यादव जी जैसा एसआई होगा, इंस्पेक्टर होगा या पुलिसकर्मी होगा, तो गरीब, बेसहारा और जरूरतमंदों को इंसाफ जरूर मिलेगा। धन्यवाद।